हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे और आप चाहे फ्रेश होंगे चाहे रिन्यूअल होंगे, आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे होंगे, तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा ऑफिशियल क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। ओके, अब ये क्राइटेरिया क्या है, इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है। और इस बार जो है बहुत सारे एससी और एसटी वाले छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ओके, और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस बार जो है आधार बेस्ड अटेंडेंस होने वाला है। और यहाँ पे पूरा का पूरा ब्यौरा, ठीक है ना, पीडीएफ के माध्यम से बता दिया गया है। क्या न्यूज है, क्या नोटिस है, सबको आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। जो लोग भी नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए मेरे पास एक पीडीएफ है। पीडीएफ मतलब बहुत ज्यादा पेज का है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके लिए एलिजिबल होगा, जो आपके लिए योग्य होगा, उसी पॉइंट को आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक्टों द्वारा संबंधित को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष शैक्षणिक सत्र में दसमोत्तरी कक्षाओं के अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु दसमोत्तरी छात्रवृत्ति, ओके, और शैक्षणिक भत्ता शुल्क व अन्य कार्यों हेतु यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वर्ष जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि इस बार आप लोग देख सकते हैं, इस बार बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया। और मैं आपको पहले से ही बताता चला हूं, इस बार अगर आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं तो इस बार बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। और यहाँ पे तो समाज कल्याण विभाग ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम दिखाते हैं कि उनके द्वारा क्या कहा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए ये इनके द्वारा एक फ्लो चार्ट जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो फ्लो चार्ट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे स्टेप बताया गया है, स्टेप कैसे कैसे फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इनोवेशन बताया गया है, जैसे कि आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए। ओके, आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए यहाँ पे कम से कम 12 वर्ष का होना चाहिए। ओके, आपका मिनिमम एज 12 वर्ष का होना चाहिए। और मैंडेटरी मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है ये मैंडेटरी होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ऑटो रिजेक्ट ऑनलाइन फॉर्म, अगर आपका जो एनुअल आय होगा, आपके गार्जियन का जो इनकम होगा, मतलब एक साल में 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपका जो, जैसे कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है, वो ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा, ई केवाईसी किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है ना। ये सब यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्कॉलरशिप स्कीम एससी एंड जनरल कैटेगरी। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि हाईलाइट हमने किया हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, अगर आप लोग एससी कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो आपकी जो मतलब गार्जियन की आय होनी चाहिए, मतलब इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए से ऊपर ही होनी चाहिए। और अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपके गार्जियन की एनुअल आय यानी कि सलीना आय जो है 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो 100% जो स्कॉलरशिप होता है ये स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर आप लोग एससी कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो 40% आपका जो अमाउंट है स्टेट गवर्नमेंट और 60% आपका जो अमाउंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता करके आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप रेट फॉर एससी, ठीक है ना। जितने भी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप का रेट डिसाइड किया गया है और ये मिनिमम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप 1 में किन छात्रों के लिए रखा गया है कि बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, पीएचडी, ईडीसी। और अगर ये हॉस्टल का मतलब अगर आप लोग हॉस्टल लेकर रहते होंगे तो आपका मिनिमम जो है अमाउंट है ये 13,500 रुपए और डे स्कॉलर है यहाँ पे 7,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे बीटेक वाले, एमटेक वाले, एमबीबीएस वाले इतना कम क्यों मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मिनिमम है, ठीक है ना। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो स्टेट गवर्नमेंट आपको देने वाली है, ठीक है ना। ये स्टेट गवर्नमेंट का है जो स्टेट गवर्नमेंट आपको देगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है 60% हिस्सा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये अलग अपने तरीके से देती है। जो राज्य सरकार उनको आवेदन करता है, जो भेजता है कि इतने छात्र जो है एलिजिबल है। ओके, तो आप लोग परेशान मत होइए इसको देख के कि ये बहुत कम है 13,000। यहाँ पे ग्रुप सेकेंड में बीएड, एमएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है ना। यहाँ पे जो हॉस्टल लेकर रहेंगे इनको 9500 रुपए
और जो मतलब यहाँ पे डे स्कॉलर्स होंगे उनको 6500 रुपए। ओके, ये मिनिमम आप लोग के लिए, मतलब इससे कम आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली। ओके, स्क्रॉल डाउन करके अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप रेट फॉर जनरल, ठीक है ना। तो जो जनरल वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है, उनका रेट क्या है। जैसे कि इनके लिए भी ग्रुप 1 में आप लोग देख सकते हैं कि बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, पीएचडी, ठीक है ना, हॉस्टलर जो है 1200 रुपए, डे स्कॉलर जो है 550 रुपए, ये मंथली बताया गया है। और यहाँ पे जो इनका आएगा 50,000 रुपए। जो ग्रुप 2 में रखा गया है बीएड, एमएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, ईटीसी एवरीथिंग, इनका 30,000 रुपए मिनिमम, ठीक है ना, इससे ऊपर इनका आने वाला है। और जो डिसाइड करेगा कॉलेज की, मतलब जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय डिसाइड होता है और जो यूनिवर्सिटी आपका डिसाइड करेगा कि इतना आपका फीस लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है। ओके, ये विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी परीक्षा नियंत्रण हेतु निर्देश। ओके, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश तो वैसे बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे जो मतलब इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है उसको आपको हम दिखाने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग 3rd नंबर में देख सकते हैं कि ठीक है ना, मास्टर डेटा से भरे गए शिक्षण संस्थानों के संबंधित अभिलेख छात्रों की सूची, समस्त अभिलेख छात्रों की सूची, समस्त संलग्नों की पीडीएफ फाइल की सॉफ्ट कॉपी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षावार संस्थागत यहाँ पे 10 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। तो जो भी छात्र फॉर्म भरेंगे, जो भी कॉपी कॉलेज में जमा करेंगे, उनकी जो कॉपी है पीडीएफ फाइल के रूप में या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में 10 वर्ष तक जमा करना होगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग 4th नंबर पे देख सकते हैं, 4th नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीयन क्रमांक निर्गत किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीयन क्रमांक निर्गत किया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि आप लोग स्कॉलरशिप का जब फॉर्म भरेंगे बहुत ही सावधानी से भरिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि निर्गत किया जाएगा तथा नवीनीकरण, नवीनीकरण का मतलब ये होता है कि रिन्यूअल के प्रत्येक छात्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीयन क्रमांक भरना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी छात्र यह मिस्टेक नहीं करेगा, जो भी रिन्यूअल फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे उनको पंजीयन क्रमांक भरना अनिवार्य होगा। ओके, और यहाँ पे जो भी अपना नवीन फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, जो अपना फ्रेश फॉर्म भरेंगे उनके द्वारा विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज के द्वारा एक पंजीयन क्रमांक दिया जाएगा, उसी को आपको फिल करना होगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3rd नंबर में बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के कॉलेज में जमा करेंगे, वैसे वैसे जो कॉलेज का काम है कि उन फॉर्म को अग्रसारित करना, मतलब उनको फॉरवर्ड करना। कॉलेज वाले क्या करते थे कि बच्चों का सारा फॉर्म एक बार जमा करवा के एक ही बार वहां पे फॉरवर्ड करते थे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वही कहा गया है कि जो भी छात्र अपना ऑनलाइन आवेदन करके हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करेंगे, तो जब ही कॉलेज में जमा करेंगे बच्चे अपना फॉर्म, उसी समय कॉलेज वालों का काम होगा उस फॉर्म को जो है वहां से अग्रसारित करना मिला के। ओके, अब यहाँ पे 4 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, जिन छात्रों का डेटा त्रुटिपूर्ण, अपात्र, गलत या नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अपात्र होगा, उनका डेटा संस्था द्वारा किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं किया जाएगा। संस्था स्तर पर आवेदन को सही कारण दिखाकर निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जिन भी छात्रों का यहाँ पे डेटा त्रुटिपूर्ण, अपात्र और गलत पाया जाएगा, तो उनका जो फॉर्म है संस्था द्वारा, मतलब आप जहां पे एडमिशन किए रहेंगे उनके द्वारा अग्रसारित ही नहीं किया जाएगा, वहीं से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और सही कारण बता के आपको वहां पे मतलब बता दिया जाएगा कि आपको इस कारण की वजह से आपका फॉर्म यहाँ पे निरस्त किया गया। ओके, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे आप लोग 6 नंबर पे देख सकते हैं, 6 नंबर में क्या कहा गया है। ओके, यहाँ पे कहा गया कि शिक्षण संस्था यह सुनिश्चित करेगा कि 1 वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र अगले वर्ष से आवेदन को नवीनीकरण का ही फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो छात्र मतलब जिनका ड्यूरेशन 2 साल या फिर 3 साल, मतलब 1 साल से ऊपर है, उनको अगले साल अपना आवेदन करने के लिए रिन्यू ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, उनको अपने फॉर्म को फ्रेश नहीं भरना होगा। यही कहा गया। जैसे मान लीजिए कि बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब जो होता है, मतलब बीए के लिए 3 साल का ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना, एमए के लिए 2 साल होता है, बीएड के लिए 2 साल होता है। तो आप लोगों ने पहली बार अगर फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिल किया हुआ है तो सेकंड ईयर आपको किसी भी कीमत में फ्रेश फॉर्म नहीं करना है, आपको रिन्यूअल ही फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, तो फ्रेंड ये 6 नंबर पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए 8 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया कि संस्था द्वारा छात्र के 75%, ठीक है ना, उपस्थिति गत वर्ष के प्राप्त अंक उत्तीर्ण पूर्णोत्तरी होने का अनिवार्य रूप से अंकन करने के उपरांत ही संस्था द्वारा छात्रों के आवेदन पत्र को अग्रसारित किया जाए।
अब यहाँ पे जो आपका अटेंडेंस होना चाहिए 75% होना चाहिए, वरना अगर 75% से कम आपका अटेंडेंस रहेगा तो आपकी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर छात्र की बायोमेट्रिक उपस्थिति को प्रत्येक माह संस्था द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो अटेंडेंस है कम से कम 75% होना चाहिए, और आपका जो अटेंडेंस है हर माह, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उसके माध्यम से जो संस्था है वो अपलोड करेंगे। ओके, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 10 नंबर, ठीक है ना। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों से संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें हेतु न्यूनतम योग्यता जो है स्नातक है, ठीक है ना, के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु न्यूनतम 50% एवं सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 55% अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले किसी भी प्रवेश परीक्षा से प्रवेश छात्र ही शैक्षणिक भत्ते एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे। ओके, अब यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर आप लोग, ठीक है ना, जनरल कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो आपका जो है गत वर्ष में, ठीक है ना, अगर ग्रेजुएशन के बाद आप लोग मतलब एडमिशन कराते हैं, जैसे एमए हो गया, ओके, एमएससी हो गया, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, एवरीथिंग बीएड होगा, मतलब ये हो गया, तो यहाँ पे अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। अगर आप लोग जो है एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। ओके, ये बताया गया, पहले ये क्राइटेरिया एससी और एसटी वाले छात्रों के लिए नहीं था। यहाँ पे 11 नंबर आप लोग देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालय से संचालित ऐसी मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है के अंतर्गत इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में समान वर्ग हेतु 60%, ठीक है ना, जो भी, जैसे आप लोग बीए में एडमिशन कराते हैं, बीएससी में एडमिशन कराते हैं, तो जिनका जो पाठ्यक्रम की योग्यता होती है इंटरमीडिएट के बाद आप लोग एडमिशन कराते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनमें जनरल वाले छात्रों के लिए 60% कम से कम होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखिए 12 नंबर आईटीआई पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम, यहाँ पे यही बताया गया है कि ऐसे पाठ्यक्रम जो हाई स्कूल के बाद एडमिशन होता है, जैसे कि आईटीआई आप लोग को पता ही होगा, ये हाई स्कूल के बाद ही आप लोग आईटीआई में एडमिशन करा सकते हैं, तो ऐसे मतलब ऐसे पाठ्यक्रम जिनका हाई स्कूल के बाद एडमिशन होता है, आपको क्या करना है, हाई स्कूल जब भी आप पास किए होंगे लेके 6 साल के अंदर आपको आगे पढ़ने, मतलब आपका हाई स्कूल से लेके 6 वर्ष का गैप बीच में नहीं होना, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली। ओके, अब यहाँ यही बताया गया है कि आपकी जो अधिकतम आय होना चाहिए 40 वर्ष होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जो आय होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ये बताया गया, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट बता दें, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब एक टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है ना, मैं उसको दे दूंगा, तो आप लोग पूरा पीडीएफ वहां से जाके देख सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पे जो भी नोटिस होता है, जो भी न्यूज होता है, मैं वहां पे सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग भी अपना फॉर्म चाहे फ्रेश होगा और प्लस चाहे रिन्यूअल होगा, ओके, मैं यहाँ पे 11, 12 और उससे ऊपर वाले कक्षाओं, मतलब कक्षा वाले छात्रों के लिए बात कर रहा हूँ। आप लोग फ्रेश रिन्यूअल अपने फॉर्म को अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आप लोग वेट कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, कैसे आप लोग अपने फॉर्म को भरेंगे बिना किसी गलती के, क्योंकि इस बार जो है बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन कर दिया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, और बहुत टफ होने वाला है फॉर्म भरना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को हम बता देंगे, आपका फॉर्म जो है गलत होने का कोई चांस नहीं होने वाला। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि शिक्षण संस्था तो आवश्यक बिंदु आधार बेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किए जाने हेतु 2 चरणों का विवरण, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आधार बेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस, और ये प्रथम चरण देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24, ठीक है ना। अब यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से संबंधित जितने भी संस्था होंगे उनका आधार बेस बायोमेट्रिक होगा। यहाँ पे स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित जितने भी संस्था होंगे उनका आधार बेस बायोमेट्रिक होगा, और उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से संबंधित संस्था, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी तिब्बत संस्था, और समस्त राज्य विश्वविद्यालय संबंधित बीएड पाठ्यक्रम वाले संस्था, और समस्त जितने भी निजी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सभी का जो है आधार बेस बायोमेट्रिक किया जाएगा। ओके, प्रथम सेकंड चरण आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे
अब यहाँ पे छात्रों आवश्यक, अब छात्र को क्या करना है यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही इस पॉइंट को बता दिया था, यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक छात्र या फिर छात्रा को हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर अंकित नाम एवं जन्म तिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। यहाँ पे अगर आप लोग का हाई स्कूल है तो हाई स्कूल के आधार पे ही आपका जन्म तिथि होना चाहिए और आपका आधार कार्ड में सब कुछ होना चाहिए। अगर किसी मतलब जो फीमेल वर्ग है, किसी महिला का विवाह हो चुका है तो उस स्थिति में आधार कार्ड में पति का नाम व पता आदि अपडेट कराना होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। ये फ्लो चार्ट कुछ है नहीं, बस जो आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे उसी का ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रपोज अमेंडमेंट, अब एससी कास्ट के लिए क्या क्या अनिवार्यता है इस पाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर है, ऑटो रिजेक्ट अगर आपका 2.5 लाख रुपए से, वही जो बताया गया है। मिनिमम क्राइटेरिया जो है ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए आपका, जो है लास्ट ईयर में अगर स्टेटस फेल है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब यही सब दिया हुआ है। आपका जो मतलब एज है, मतलब एवरीथिंग ये सब करके दिया हुआ, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, मोटी मोटा इसके पहले हमने बता दिया है। और यहाँ पे जनरल वाले छात्रों के लिए बता दिया गया है कि क्या आपका होगा कि जो मतलब आपका लास्ट ईयर में स्टेटस फेल है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया 55%, इंटर में 60% और मिनिमम मतलब 55% मार्क होना चाहिए। ये सब करके आपको दिया हुआ है। आपके जो एज है 35 वर्ष होना चाहिए, 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मतलब हाईलाइट पॉइंट आपको दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब इनोवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस है। ठीक है ना, चैलेंजेस को हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा जूम लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप चैलेंजेस का मतलब क्या है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस बार का जो चैलेंजेस है क्या क्या है, इस अटेंडेंस। ठीक है ना, इस बार का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होने वाला है। ये संस्था वालों के लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए इस बार बहुत ही बड़ा ये होने वाला है चैलेंज कि ये पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको पता ही होता है, आप लोग को भी पता होगा कि आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट अपना स्टडी करते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, अपना तैयारी करते हैं। बट अगर देखिए अभी भी कॉलेज वाले की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, अगर ये समाज कल्याण विभाग लागू कर दिया है, इसका मतलब है कि ये होने वाला, जब भी आपकी कक्षाएं संचालित हो जाएगी। इसीलिए यही सब चेंजेस की वजह से इस बार जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म डिले हो रहा है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंजेस है कि आधार बेस्ड अटेंडेंस कराना, आईसीएसई या सीबीएसई अदर बोर्ड वेब लिंक जारी करना, डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। ये आपको पहले ही पता होगा कि इस बार जो है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। कोर्स फीस नॉट फिक्स्ड बाय कंपटीटिव अथॉरिटी। इसके पहले जो होता था कोर्स फिक्स नहीं होता था, मतलब जो आपका फीस होता था फिक्स नहीं होता। बट इस बार जो है सारे छात्रों के, चाहे प्राइवेट हो गए गवर्नमेंट, सबका मतलब A to Z जो है फिक्स कर दिया गया है। और डिले पीएफएमएस रिस्पांस। ठीक है ना, इस बार क्यों, मतलब अगर बहुत सारे बच्चे होते थे जो पीएफएमएस के माध्यम से स्कॉलरशिप, उन्हीं क्लास के बच्चों की स्कॉलरशिप आ जाती थी, बट उनके ही छात्र की स्कॉलरशिप नहीं आता था, डिले होता था। उनके लिए भी आधार सीडिंग विद डिफरेंट अकाउंट होल्डर। ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग जो है अपना एनपीसीआई चेक कर सकते हैं। तो आप लोग एनपीसीआई चेक कीजिएगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। एनपीसीआई चेक करने के बाद वहां पे आपका दिखा देगा कि आपका आधार जो है किस बैंक में लिंक है, उसी बैंक का नंबर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय देना है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, अब इसको डाउन करके अभी यहाँ पे पूरा का पूरा पेज जो है खत्म हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड आई थिंक आपको जानकारी मिली होगी। और यहाँ पे इस बार जो है जितने भी बहुत ज्यादा फॉर्म मतलब डिफरेंट होने वाला है, फॉर्म भरना भी और स्कॉलरशिप देना बहुत ज्यादा इस बार तामझाम होने वाला है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होगा, चाहे फ्रेश होंगे चाहे रिन्यूअल होंगे, मैं आपको पूरा का पूरा गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चाहे आप लोग फ्रेश होंगे चाहे रिन्यूअल होंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जो मैंने आपको बताया है आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वहां पे आपको ये मतलब बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड आई थिंक आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।